आप सबका स्वागत है बहुत बहुत इस टॉक शो में। और हम सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर इंसिडेंट ने हम सबको हिला के रख दिया है। वो इंसिडेंट इस तरह का इंसिडेंट था जिसको हम इमेजिन नहीं कर सकते, कभी सोच नहीं सकते। और ऐसा इंसिडेंट हो गया कि अ, जिसे हम किशोरावस्था कहते हैं, जिन्हें हम यंग लोग कहते हैं, जिन्हें हम एडोलेसेंस कहते हैं, उनकी उनके जो बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस हैं उसके ऊपर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। खैर, आज हम एडोलेसेंस की बात नहीं कर रहे हैं और इस मुद्दे के कानूनी पहलुओं की भी बात नहीं कर रहे हैं। आज हम इसके आसपास से जो जुड़े मुद्दे हैं कि इंसिडेंट तो हो गया, लेकिन आने वाले वक्त में ये इंसिडेंट हमको क्या सबक सिखा रहा है, किस तरह का लेसन दे रहा है, उसके ऊपर भी चर्चा करना बहुत जरूरी है। तो इस इशू के आसपास के इससे एसोसिएटेड जितने भी पढ़ते हैं उसके ऊपर चर्चा करने के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं। और चर्चा करने के लिए हमारे मध्य बहुत ही विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनका परिचय कराते हैं, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, सीधे मुद्दे की बात करेंगे। पहले हमारे मेहमान हैं संजीव शर्मा जी। संजीव शर्मा जी पंजाब केसरी डिजिटल के एडिटर हैं और अपनी बेबाक बात के लिए और अपनी विश्लेषण के लिए बहुत जाने जाते हैं पूरे हिमाचल प्रदेश में। संजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, सबका स्वागत है, सबको नमस्ते। हमारे दूसरे मेहमान हैं विशाल राणा जी। विशाल राणा वरिष्ठ पत्रकार हैं और इस मुद्दे पर शुरू से अपनी नजर बनाए रखे हुए हैं। हमीरपुर से ताल्लुक रखते हैं। विशाल राणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। और हमारे तीसरे एक्सपर्ट मेहमान हैं डॉक्टर दीप्ति थुसू। डॉक्टर दीप्ति थुसू मनोचिकित्सक हैं, यानी साइकेट्रिस्ट हैं। और डॉक्टर दीप्ति थुसू, इनका 15 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है। कई बड़े कॉर्पोरेट्स में काम कर चुकी हैं। आजकल सिरेनिटी माइंड क्लिनिक को ये का संचालन कर रही है धर्मशाला में। डॉक्टर दीप्ति खास तौर से आज हमारे मध्य जुड़ी हुई हैं। तो सभी मेहमानों के साथ जुड़ के और हमारे जितने दर्शक हैं उनसे जुड़ के आज हम इस बहुत ही संवेदनशील मुद्दे के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। और जैसे मैंने पहले कहा कि हम कानूनी पहलुओं के ऊपर बातचीत नहीं करेंगे, हम इसके सामाजिक पहलुओं के ऊपर बातचीत करेंगे। और सामाजिक पहलुओं में जितनी भी इसके परतें होंगी उनके ऊपर हम पड़ताल करने की कोशिश करेंगे और उसके ऊपर अपने एक्सपर्ट मेहमानों की राय भी लेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं राणा जी के पास। राणा जी चूंकि इस मुद्दे से शुरू से जुड़े हुए हैं, तो राणा जी पहले आप इसका ओवरव्यू क्या है उसके बारे में थोड़ी आप बातचीत करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए सर, ये जो पूरी जो घटना है, इस पूरी घटना ने हमारे हम किस दिशा में हमारा समाज जा रहा है और इस समाज के बनाने के क्रम में कुछ ना कुछ तो गलत, वो सारी की बातें हैं वो दिखाई दे रही हैं। समाज का एक बड़ा अजीब सा चेहरा हमें दिखाई दे रहा है। इस पूरे मुद्दे में एक बड़ी संवेदनशील बात यह है कि एक नाबालिग व्यक्ति है जिसकी एज के ऊपर अभी भी बात चल रही है, उस बहस चल रही है कि उसकी उम्र क्या है क्या नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी पूरे हमीरपुर में एक अलग अजीब सा माहौल है। घरों में जो बच्चे हैं वो पेरेंट्स बड़े कंसर्न हो रहे हैं। हम स्कूल में जा रहे हैं, स्कूल के जो प्रिंसिपल से हमारी बात हो रही है। तो यानी इस पूरी सिस्टम ने, इस पूरी घटना ने कहीं ना कहीं पूरे जो समाज को सोचने के ऊपर मजबूर कर दिया है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी के युग में जा रहे हैं, एआई का युग आ रहा है, लेकिन क्या हम अपने बच्चों को किस सीमा तक उनको इन गैजेट्स को यूज करने दें, कि उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है। और उसके बाद जो है हमारे संस्कारों की बात रहती है। तो ये जो घटना है सर, इसके 2-3 पहलू, जैसे आपने बताया कि जो अपना जो कानूनी पहलू है, अगर उस पर उसकी आपने बोला बात नहीं करनी, लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा ओवरव्यू बता देता हूँ। क्योंकि अभी जब हम बात कर रहे हैं तो अभी मेरे पास पुलिस वालों ने एक ना SMS आया उनका। उन्होंने एक पूरे आम लोगों से अपील की है कि कोई भी इस घटना के ऊपर अफवाह ना फैलाएं, क्योंकि ऐसी घटनाएं, ऐसे संवेदनशील मुद्दों पे जो घटनाएं होती हैं उसकी जो बात है जंगल की आग की तरह फैलती है। तो पुलिस ने भी इसमें वो किया, क्योंकि जब ये घटना होती है विदिन 3 आवर्स वो जो है वो अपना एक्यूज्ड पकड़ा जाता है, उसको पकड़ के ले रही है पुलिस। उसके बाद यानी अब जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है उसके तहत जो कार्रवाई चली हुई है। लेकिन पूरे इस घटनाक्रम में हमने ये देखा है कि जो लोग हैं अब शक की दृष्टि से सभी को जो सारी इंटेग्रिटी है, जो हमारे स्कूलों में हमारे बच्चों की सुरक्षा है, उसके ऊपर बड़ा प्रश्न चिन्ह हो गया है सर। प्रश्न चिन्ह बहुत सारे राणा जी खड़े हो गए हैं। प्रश्न चिन्ह ये भी खड़ा हो गया कि आज जिस वक्त की हम लोग बात करते हैं कि हम बहुत ही टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं और हम बड़े फख्र के साथ बोलते हैं कि आज हम डिजिटल एज के लोग हैं और हमारे बच्चे डिजिटल एज में चले गए हैं। हम अपनी कॉलर खड़े करते हैं, लेकिन ये डिजिटल एज हमारे बच्चों को कहाँ कहाँ लेके आ रही है। और जिस उम्र को हम फाउंडेशन एज कहते हैं बच्चों की, टीन एज बोले या एडोलेसेंस एज बोले, जिस उम्र में बच्चों की आने वाले 50 या 60 या 70 साल की उम्र की फाउंडेशन बनती है,
सवाल ये कि फाउंडेशन कैसी बन रही है, हमारे बच्चों को कितना आपे से बाहर कर रही है। हम सीधा अब आगे बढ़ते हैं संजीव शर्मा जी के पास। संजीव जी, आप बताइए, ये इस मामले ने वाकई हम सबको सोचने के लिए मजबूर कर दिया है, लेकिन एडोलेसेंस में जिन बच्चों को हम देखते थे कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ग्राउंड जा रहे हैं, खेल रहे हैं, तमाम तरह की उनमें डेवलपमेंट होती थी, हर एक तरह की ऑलराउंड डेवलपमेंट होती थी टीन एज में, लेकिन इस एज में हमारे बच्चे इतने एग्रेसिव हो गए, या मैं कहूंगा अपनी भावनाओं के ऊपर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, और अपने ही गांव की महिला के ऊपर मैं कहूंगा कि एक रेप की कोशिश करना और उसको जान से मार देना, ये छोटी बात नहीं है। तो हमारा जो किशोर मन है, ये जा कहाँ रहा है, और उसके क्या क्या कारण आपको नजर आते हैं? देखिए विजय जी, मुझे लगता है कि हम लोगों को दोबारा सोचना पड़ेगा। हम लोगों ने एक एज तो रखी है किसी के बालिग होने की 18, लेकिन जिन चीजों का आपने जिक्र की कि हम लोग डिजिटल युग में हैं, हम लोग फक्र करते हैं कि हमारे बच्चे, तो इसी चक्कर में जो है हमारे बच्चे बहुत जल्दी जो है मानसिक रूप से भी बालिग हो रहे हैं। ये हमको देखना होगा। ये उस टेक्नोलॉजी का, आप इसको दुष्प्रभाव कह लें, कुछ कह लें, उसका असर कह लें, ये जरूर है उसका। अब देखिए, हमारे जमाने में अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने तो नौकरी लगने के भी कई साल बाद मोबाइल मेरे हाथ में आया। फिर वो मोबाइल नॉर्मल मोबाइल था, स्मार्ट मोबाइल नहीं था। अब जो है इस तरह के गैजेट्स जो है इम्प्रूव हो गए हैं, और अगर आप देखें दुनिया इंटरनेट के आसपास घूमनी शुरू हो गई, और इस इंटरनेट पे सबसे पहले क्या आता है, जो गलत चीजें वही आती हैं। और हमारे देश की वैसे भी व्यथा है कि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी का मिसयूज पहले होता है और यूटिलाइजेशन बाद में होती है। तो कहीं ना कहीं ये मुहाल जो है इस तरह से भी ये असर डाल रहा है। बच्चों के पास स्मार्ट मोबाइल है, इंटरनेट है, आपकी कोई उस पर पकड़ नहीं है, बच्चा क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा है। आजकल पेरेंट्स के पास इतना समय ही नहीं है, उन्होंने बच्चे को एक बड़ा महंगा सा मोबाइल लेके दे दिया, और जो बच्चे को समय चाहिए था वो नहीं दिया, तो फर्क तो पड़ेगा। अब बच्चा उसमें क्या देख रहा है उसके लिए भी समय नहीं दे रहे हैं। तो ये एक जो है, बच्चों को लगता है कि अब देखिए, जो देखेगा, बाल मन है, जो देखेगा, बाकी चीजें तो डॉक्टर साहब करेंगे, विस्तार से बताएंगे, लेकिन बाल मन पे एक चीज छपेगी कि अच्छा ये तो बड़ा इजी है, ये तो बड़े आराम से हो जाता है। जो चीज हमने नहीं करी उसके प्रति जिज्ञासा वैसे भी मानव की होती है, तो उसको लगता है बड़े आराम से हो जाता है, ये करते हैं वो करते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये इसमें जो है रोल प्ले कर गया। और हम लोगों को ये देखना होगा कि अगर हम बच्चों को सुविधाएं दे रहे हैं, गैजेट्स दे रहे हैं, तो क्या वो उनका सदुपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आज की डेट में जब से कोविड आया है, मोबाइल एक नेसेसिटी हो गई है बच्चों के लिए भी। ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, व्हाट्सएप पे काम आता है, तब से सारी चीजों की, अब तो सारी चीजें जो है ऑनलाइन हो रही हैं। हम भी ऑनलाइन ही जुड़े हुए एक दूसरे से, अपनी अपनी जगहों पे सारे बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में सदुपयोग हो, बच्चा खासतौर पे अगर आपका टीनेज है या एडल्ट नहीं है, इवन एडल्ट भी है, तब भी ऐसा थोड़ा कि उसको सारी चीजें जो है इस तरह से अलाउ कर दी जाएंगी। तो इस पर बहुत ज्यादा चेक्स एंड बैलेंसेस रखने की जरूरत है, लेकिन क्या हम रख पा रहे हैं? हम लोग चिंता जरूर करते हैं। आज विशाल जी ने कहा कि हमीरपुर चिंता में है, हिमाचल चिंता में है, देश भी चिंता में है, लेकिन विडंबना ये है विजय जी कि हमारी चिंताएं 4 दिन की होती, 5वें दिन हम भूल जाते हैं। इसी हमीरपुर के दूसरे कोने में एक बच्चे ने बातों ही बातों में अपनी माँ को प्रेस दे मारी सिर पे, और उसकी भी मौत हो गई। हमने 4 दिन चिंता करी, उसके बाद खत्म हो गया। जिस दिन हम लोग 7 दिन चिंता करेंगे, हफ्ते के, महीने के 30 दिन चिंता करेंगे, और साल के 365 दिन चिंता करेंगे, मुझे लगता है ये चिंताएं जो है कम होती जाएंगी, सॉल्व होती जाएंगी। इस तरह के चीजों में हम सुधार देखेंगे। संजीव जी, आपने बहुत सही बात बोली है कि हमारी जो अप्रोच है बहुत कैजुअल अप्रोच है। हम 4 दिन के लिए चिंता करते हैं, फिर से अपनी रूटीन में आ जाते हैं। और अगर हम बच्चों की गैजेट्स की बात करते हैं, बच्चों की डिजिटल एडिक्शन की बात करते हैं, सवाल ये खड़ा होता है कि उनके रोल मॉडल कौन है। तो रोल मॉडल तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स हैं, बड़े भाई हैं, या उनके आसपास जो लोग रह रहे हैं। ये एक चिंता की बात है। और अगला आपने बहुत ही वैलिड सवाल रेज किया है कि वक्त आ गया है कि इस डिजिटल एज में, इस परिवर्तन के युग में हमारे बच्चे जल्दी जवान हो रहे हैं। ये बहुत वैलिड बात है। अक्सर हम मान के चलते हैं कि एडोलेसेंस या टीन एज तो 13 साल से शुरू होती है, लेकिन एडोलेसेंस, अब ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं एक्चुअली। टीन एज तो हम उस उम्र को बोलते हैं जिसमें टीन लग जाता है, यानी 13 ऑनवर्ड टू 19। लेकिन जो एडोलेसेंस एज है वो नहीं है जो पहले टीन हुआ करती थी। एडोलेसेंस अब पहले से शुरू हो रही है, यानी वो उम्र जिसमें एक बच्चा अपना बचपना छोड़ देता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। हम इस सवाल को लेके डॉक्टर दीप्ति जी के पास जाएंगे। डॉक्टर दीप्ति, आप बताइए कि कौन सी सही उम्र है जिस उम्र में हम मान के चलें कि अब हमारे बच्चे बचपना छोड़ रहे हैं और एडोलेसेंस में एंटर कर रहे हैं, और अब बच्चों को गाइड और मेंटर करना, कोच करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? देखिए, बायोलॉजिकली तो एडोलेसेंस एज जो है वो 12-13 साल से शुरू होती है,
और अगर आप बिल्कुल टीन तक जाएं तो 18 ईयर्स है। बट अगर दिमाग के विकास के हिसाब से हम सोचें तो 22 से 23 साल तक दिमाग का जो आगे का हिस्सा है, जो जजमेंट, सोशल कंट्रोल, इन पे एक्ट करता है, वो मेच्योर होता प्रीफ्रंटल है। कॉर्टेक्स की बात उसमें कर रहे हैं डॉक्टर सेल्स या साहब। जैसे माइलिनेशन कहते हैं, वो मेच्योर होता है। जी तो एज और लीगल एज और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जो लीगल एज है, उस पे तो शायद हम अभी बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम सब उसके लिए बहुत ही कंट्रोवर्शियल वो टॉपिक है। बट यहाँ टॉपिक अग्रेशन इन एडोलेसेंस का है ना, कि हमारे समाज में इस हमीरपुर इंसिडेंट के बाद भी, अगर आपने आज का भी न्यूज़पेपर देखा होगा, तो दूसरे नेबरिंग स्टेट्स में भी गन शॉट और ऐसी इंजरीज और इसकी न्यूज आई हैं। तो अग्रेशन जो है एडोलेसेंस में, कुछ दिमाग में ऐसे चेंजेस होते हैं जिसमें थोड़े बहुत, जैसे आप कहते हैं ना, इस एज में बच्चे इरिटेट जल्दी हो जाते हैं, एकदम से रिबेल कर जाते हैं, वो कुछ पार्ट ग्रोइंग अप का पार्ट है जो कि नॉर्मल है। पर इस तरीके का अग्रेशन जहां सोशल नॉर्म्स को जजमेंट क्वेश्चन में आ रही है, अगर ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे बहुत से फैक्टर्स हैं। इन फैक्टर्स को हम 2-3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक पार्ट बायोलॉजिकल है, कुछ बच्चे में भी जेनेटिक या एक रिस्क कैरी करते हैं बायोलॉजिकली टू बी मोर अग्रेसिव। आपके किसी के मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। एडोलेसेंस जो एज है, जो 15 से 25 साल वाला जो ब्रैकेट है, जो एडोलेसेंस को भी थोड़ा क्रॉस कर जाता है, इस एज में मैक्सिमम मानसिक बीमारियां स्टार्ट होती हैं। और यूजुअली 15 से 18 साल के बच्चों में वो इश्यूज स्टार्ट होते हैं, हम अर्ली पिकअप नहीं कर पाते या अभी उतनी अवेयरनेस नहीं है, जिस वजह से भी एक पार्ट है जो इस अग्रेशन को एक्सप्लेन कर सकता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जो कि हमारे दोनों गेस्ट्स ने भी बोला है, वो है सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स में आपके वायलेंस को एक्सपोजर अर्ली एज में, डोमेस्टिक वायलेंस है, किसी भी टाइप का अब्यूज है, सब्सटेंस यूज इसका एक्सपोजर, नशे का एक्सपोजर, आपका पीयर ग्रुप कैसा है उसका एक्सपोजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। एंड ऑफ कोर्स जो विजय जी ने भी बात की, मीडिया का एक्सपोजर, जिसमें स्मार्टफोन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कि आप एक अर्ली एज पे वायलेंट कंटेंट को एक्सपोज हो रहे हैं। उसमें वायलेंट कंटेंट हो सकता है, अभद्र कंटेंट हो सकता है। एक तरीके से जब आप इस तरीके कंटेंट को बार बार एक्सपोज होते हैं, तो आपका ब्रेन उसको एक तरीके से परमिसिव या ठीक है, ऐसा हो रहा है, ऐसा चलता है, तो वो जो एक हमें, हम जब मे बी पहले की जनरेशन को ये सब चीजें देख के अजीब लगता था, ये सही नहीं है। पर अगर आप इन चीजों को बार बार देखेंगे वीडियो गेम्स के थ्रू, यूट्यूब वीडियोस के थ्रू, या टीवी में, या इस तरीके कंटेंट को, तो फिर वो एक एक्सेप्टेबिलिटी आती है, वो एक मॉडल कैसे करना है वो आ जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वेपन्स का एक्सेस, वो भी एक फैक्टर हो जाता है इस तरीके के वायलेंट क्राइम्स में। और एक इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है। सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के बीच में शायद लाइन धीरे या धुंधली रह जाती है, बट साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे कई साइकोलॉजिकल इश्यूज, पुअर सेल्फ एस्टीम है, बुलिंग है, इस तरीके की चीजें भी एडोलेसेंस में अग्रेशन को प्री डिस्पोज करती हैं। आपके घर में पेरेंटिंग कैसी है, आपके रोल मॉडल्स कैसे हैं? घर में अगर आप वायलेंस देख रहे हैं, पेरेंटल कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, डोमेस्टिक वायलेंस है, नशा है, तो इस तरीके के एनवायरनमेंट से आए बच्चे भी अग्रेसिव हो जाते हैं। बच्चों में कई मानसिक समस्याएं हैं जो अग्रेशन के रूप में प्रेजेंट होती हैं। अवसाद, उन्माद, सब्सटेंस यूज, इवन जो टीनेज डिप्रेशन है, वो भी इस तरीके से अग्रेसिव बिहेवियर्स में प्रेजेंट करता है। वो अलग अलग पैटर्न के अग्रेशन हो सकते हैं। तो ये सब एक चीज, हाँ जी बोलिए। जी जी प्लीज, हाँ जी। तो ये सब बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हम सिर्फ टिप देखते हैं कि किसी पर्सन ने अग्रेसिव बिहेवियर में इंडल्ज किया, हम यहाँ बच्चों की बात करें, पर उस टिप ऑफ आइसबर्ग के नीचे बहुत सारी चीजें जो हमें छांटनी है। कहीं कहीं पे करेक्टिव एक्शन भी लिया जा सकता है करेक्ट टाइम पे, ताकि ऐसी चीजें ना हो। इसीलिए बच्चों में जूनियर क्लासेस से ही अगर अवेयरनेस जैसे पिकअप किया जाए ऐसे बच्चों को, तो आगे जाके क्रिमिनलिटी जो अडल्ट्स में प्रेजेंट होती है वो भी
कम की जा सकती है, एटलीस्ट कोशिश तो की जा सकती है। जी, तो डॉक्टर साहब आपने बड़े इंपॉर्टेंट बात बोली है लास्ट में, जो आपने क्लू दिया है कि ऐसे बच्चों की अर्ली आइडेंटिफिकेशन कैसी होगी, और बच्चे एग्रेसिव बिहेवियर में हैं या एबनॉर्मल बिहेवियर में हैं, तो शुरू में उनके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकती है, प्रिवेंटिव प्रिवेंशन प्रोग्राम्स क्या हो सकते हैं। चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और एक बार फिर से राणा जी के पास चलते हैं। राणा जी, डॉक्टर दीप्ति जी ने एक और हमें इंडिकेशन दी है कि ऐसा नहीं है कि जो बच्चों में जो फिजियोलॉजिकल और इमोशनल साइकोलॉजिकल जो चेंजेस थी पहले नहीं होती थी, वो पहले भी होती रही हैं, लेकिन पहले जो सोशल नॉर्म्स होती थी वो बड़ी स्ट्रांग होती थी, बच्चे जनरली सोशल नॉर्म्स को क्रॉस नहीं करते थे। आपका क्या मानना है? आप तो इतने सालों से मीडिया में हैं, कहाँ हमारी सोशल नॉर्म्स कमजोर होती जा रही हैं और बच्चे अपना बेकाबू हो रहे हैं और इस तरह के इंसिडेंट्स को अंजाम दे रहे हैं? तब देखिए, बात है कि जैसे संजीव जी ने बिल्कुल ठीक बात बोली कि अब हमारी एज में, अब हमने जब हम कॉलेज छोड़ चुके थे, हमारे पास पहले फोन आया, सिंपल सा फोन है। अब आज अवेलेबिलिटी इतनी सर कि आप एक्सेस कर सकते हैं सर कहीं पे भी जा करके। अब सबसे बड़ी बात है इसमें पेरेंट्स की, सर सबसे बड़ी मैं मानता हूँ कि जिम्मेवारी ज्यादा तय होती है कि आप पहले तो फिक्स करिए कि आपका बच्चे का बिहेवियर क्या है। मैं बताता हूँ, जैसे मेरी बेटी है सर, छोटी अभी, हमने क्या किया सर, उसकी जब हम उसका जो हमने अपना गूगल पर उसका अकाउंट बनाया है, तो उसमें एक स्पेशली किड्स के लिए कॉलम आता है। उसमें क्या होता है कि अगर वो क्या सर्च कर रही है, क्या देख रही है, वो हमें एक बार नोटिफिकेशन आ जाती है सर। अगर पेरेंट्स सारे जो देख रहे हैं कार्यक्रम, उसको एक फैसिलिटी गूगल आपको देता है जब आप अपना गूगल में अकाउंट बनाते हैं। तो आपको बीइंग ए पेरेंट, आपको इसमें ज्यादा विजिलेंट होने की जरूरत है आज की डेट में, ठीक है? क्योंकि ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी से सब कुछ ही गलत हो रहा है। जैसे आपने बताया पहले भी चीजें होती थी, लेकिन आज की डेट में मैं आपको बता दूं, इस इन्वेस्टिगेशन में मैं उस टाइम था, मैंने उस बच्चे से मैं मिला था, जो जिसने वो ये किया है, तो मैं उसको देख रहा था, उसके ना, जैसे उसको कोई ऐसे उसको ऐसा लगा नहीं कि मैं बहुत बड़ा, उसको लग रहा कि मैं किसी वीडियो गेम के बीच में, जो मेरी अपनी असेसमेंट है उस बच्चे को देख कर थी, बाकी वो जा जाने। तो उसको ऐसा लगा वीडियो गेम के बीच में, और ये वीडियो गेम अभी खत्म हो जाएगी थोड़ी देर में और मैं फिर से दोबारा नॉर्मल लाइफ में आ जाऊंगा। जबकि वो उस एग्रेशन में, उस मेंटल स्थिति में, जो फ्रेम ऑफ माइंड जो उसका था, वो काम कर चुका है। लेकिन बच्चों को हम ये मैं बताना चाहूंगा, बच्चे, ये गेम जो है, ये कोई गेम नहीं है लाइफ। ये इसमें एक ही बार चांस में, उसमें लाइफ लाइन आपको दोबारा मिल सकती है। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको बिल्कुल सही तरीके से, और सबसे बड़ी बात है कि पेरेंट्स को इसमें विजिलेंट होने की जरूरत है सर। वेरी ट्रू, लाइफ गेम नहीं है, और हम लाइफ को गेम की तरह ले नहीं सकते हैं कि वीडियो गेम नहीं है कि हमने कभी भी वापस चले आए और उसको रिपीट कर दिया। इसमें कोई रिवर्स गेयर नहीं है, कोई रेपिटेशन नहीं है। जो एक बार इंसिडेंट हो गया वो हो गया, ये बहुत मायने रखता है। और आपने बिल्कुल ठीक बोला, जो पेरेंट्स का रोल है बहुत क्रिटिकल है, बड़ा क्रूशियल है। अगर पेरेंट्स विजिलेंट हो तो हम अपने बच्चों को वार्निंग साइंस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उनको कंट्रोल में ला सकते हैं। लेकिन संजीव जी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, चूंकि आजकल के बच्चे सोशल मीडिया फ्रेंडली बहुत ज्यादा है और उनका मीडिया पर इन्फ्लुएंस, मैं कहूंगा कि इतना ज्यादा है कि उनका लाइफस्टाइल, बिहेवियर और थॉट प्रोसेस को भी मीडिया कंट्रोल और एक तरह का, मैं कहूंगा, रेगुलेट भी कर रहा है। तो गलत नहीं होगा। मीडिया में संजीव जी, जो न्यूडिटी प्रेजेंट की जा रही है और जो वल्गैरिटी प्रेजेंट की जा रही है, आपको क्या लगता है कि ये बच्चों की किशोर मन पर असर डालती है और बच्चे उस तरह का ट्राई करने की कोशिश करते हैं? जी, आवाज नहीं आ रही। आप प्लीज म्यूट है, प्लीज म्यूट है आप। बिल्कुल, आपने विजय ठीक कहा। प्रॉब्लम यही हो गई है कि हम लोग एक्चुअल लाइफ को भूल गए और वर्चुअल लाइफ में ही जी रहे हैं, जबकि दोनों अलग अलग हैं। वर्चुअल लाइफ अलग है, एक्चुअल लाइफ अलग है। हम लोग रोज देखते हैं, एक बच्चा मान लीजिए मेरे घर में है, किसी के भी घर में है, अगर वो बच्चा मोबाइल पे देख रहा है कि वो पड़ोस की लड़की जो है एक अर्धनग्न रील बना रही है, या वहां उसने जो है ऐसे कर दिया, फलां आदमी ने ऐसे कर दिया, वो उसके मानस पटल पे जो है उसका असर छोड़ता है। ये चीज जो है आगे कुछ बड़ी चीज बिल्ड कर देती है। इस पूरे मसले में भी यही हुआ, जैसे कि बीच में बात भी आई, इसमें जो है माता पिता, माहौल और मोबाइल, इन तीनों ने मिलकर जो है इस तरह के अपराध को जन्म दे दिया। अब जब अपराध हो गया तो उसका बोध बाद में ही होता है, मैक्सिमम केसेस में होता है, और ये बच्चा भी कोई पेशेवर अपराधी नहीं है। और अभी भी क्या हो रहा है कि अभी भी हम जो कर रहे हैं, जो बाकी लोग कर रहे हैं, वो क्या है, वो भी सोशल मीडिया के प्रभाव है, जो इकट्ठे हो गए एक त्वरित रूप से जो है रिएक्शन यही रहता है किसी भी परिवार का, जिस परिवार की जान जाती है उसको ज्यादा समझ में आती है चीजें, और उनकी संवेदना हमको समझनी चाहिए। लेकिन उसमें जो है आसपास के जो लोग जुड़ते हैं वो फिर परेशानी पैदा करते हैं। ये वही आसपास के लोग हैं जो पहले भी आसपास होंगे, जो बच्चे को देखते होंगे कि बच्चा बाइक पे फुर्र करते जा रहा है, बच्चा हमेशा मोबाइल पे रहता है, उनको भी पता होता है। आप मेरे बच्चों के बारे में मेरे पड़ोसियों को ज्यादा पता होगा कि उसके अकाउंट क्या है, मुझे हो सकता ना बताओ। ये आज सबको पता है, पड़ोसियों के बच्चों का एफबी अकाउंट क्या है, इंस्टा अकाउंट क्या है, आसपास के उसी गांव के बच्चे वो भी बाकी उसको देखते होंगे क्या करता क्या रहा है। लेकिन ये चीज जो है
वो किसी ने पॉइंट आउट नहीं करी, उसी समाज ने पॉइंट आउट नहीं करी, हमने पॉइंट आउट नहीं करी। हमने देखा कि आज हत्या होगी तो हम जो परिवार जो जिसके साथ संवेदना सबकी है, हमारी भी है, लेकिन हम वहां जाके ये कहने लगे कि नहीं जी ये तो इतने साल का है, ये इतने साल का नहीं है। मुझे तो ये भी बताया गया, मैंने पुलिस अधिकारियों से बात करी कि उसके पिताजी की जो शादी है वो 2009-10 में हुई है, तो दैट वे तो 2011 जो उसकी बर्थ डेट की है वो सही होनी चाहिए। बाकी तो जांच का विषय है, लेकिन हमें ये बताया गया कि हमने पंचायत रजिस्टर भी देखा, हमने आधार भी देखा और हमने उसके स्कूल के रिकॉर्ड भी देखे, वो बताते हैं नाबालिग है। अब बड़ा सवाल वही है कि वो उम्र के लिहाज से, सर्टिफिकेट के लिहाज से नाबालिग है, लेकिन मानसिक रूप से वो ना सिर्फ बालिग हो गया बल्कि उग्र बालिग हो गया है। और उग्र बालिग क्यों हुआ? क्योंकि ना तो पेरेंट ने ध्यान दिया कि वो क्या देखता है, ना आसपास के जो पड़ोसी थे, जो गांव वाले थे, उन्होंने पेरेंट्स को बताया कि भैया आपके बच्चे में थोड़ी हमको जो है कोई और चीज दिखती है, आप इसको सेट करो। और अगर बोला भी होगा तो आगे से माँ बोल गई कि नहीं नहीं मेरा बच्चा तो ऐसा नहीं है, मेरा मेरा बेटा तो ऐसा नहीं है। ये भी हम लोगों की एक बड़ी प्रॉब्लम है, हम लोग जो है आलोचना को स्वीकार ही नहीं करते। हम लोग मान के चलते हैं कि अगर पड़ोसी मेरा कह रहा है कि आपके बच्चे को मैंने कहीं देखा, मुझे शक हुआ, तो हम पड़ोसी जो है पिल पड़ेंगे कि नहीं आप तो हमारे बच्चे को बदनाम करें। नहीं, उस पर सोचना होगा, ये समय आ गया है। अगर नहीं सोचेंगे तो ये चीजें जो हैं, जैसे गोरंज में हो गया था, मां को ही मार दिया उसने, इस तरह की चीजें हर घर में होंगी और फिर चिंता करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए हम लोगों की ये एक समाज की प्रॉब्लम है, सामाजिक प्रॉब्लम है ये। पुलिस का एंगल अलग है, अपराध हो गया, पुलिस को पता चला, पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया, अब वो जो बाकी मांग हो रही है वो एक अलग इशू है। लेकिन आगे इस तरह का अपराध कहीं और ना हो, इसके लिए कानून आपको कुछ नहीं कर सकता। कानून तो बना ही हुआ है पहले कि आप अपराध करेंगे तो आपके होगा, लेकिन इसके बावजूद अपराध हो रहे हैं। अपराध को रोकने का काम संस्कारों का है और ये संस्कार घर से शुरू होते हैं। घर, समुदाय, पूरा समाज, इसमें जो है अगर कहीं भी कोई कमी रह जाती है तो फिर वो जो कमी है वो झलकती है इस तरह के व्यवहार में। तो हम लोगों को समग्र रूप से ये सोचना होगा। अगर मैं इस बात में खुश हो जाऊं कि भाई मेरे किसी जानने वाले का, मेरे गांव का फलां बच्चा जो नशे का आदी है, मेरे को क्या लेना देना है, मेरा नहीं है, उसका अच्छा है, बर्बाद हो रहा है, ये सोच जो है जब तक हमारे दिमागों में रहेगी तब तक सबके बच्चे बिगड़ेंगे। ख्याल रखना, आज एक का बिगड़ा कल दूसरे का बिगड़ेगा, परसों मेरी बारी आएगी, चौथ किसी और की आएगी। ये जो हम सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं ना, इससे हमको निकलना होगा। आपको याद होगा, मतलब रेफरेंस में बात आई, हमारे जमाने को देख लीजिए, गांव के सभी बच्चे भाई बहन, क्लास के, स्कूल के सभी बच्चे भाई बहन, कितना सौहार्द होता था उस समय में। सुनिए आपने इस तरह की घटना है, लेकिन अभी बस जो है इवन मेरा ही बच्चा है, गांव की सारी महिलाएं मौसी होती थी या चाची होती थी। बिल्कुल बिल्कुल, और डर होता था। आज की डेट में टीचर का डर नहीं है, टीचर को मारा तो मम्मी पापा सवेरे टीचर को मारने निकल जाते हैं। हम लोग जा कहाँ रहे हैं? प्रॉब्लम वही है ना, पेरेंटिंग, बीज। करेक्ट। अगर हम अगर अगर वही बात है ना कि अगर मैं पेड़ ही गलत लगा दिया, उसको मैं सिंचाई भी गलत कर रहा हूँ किसी चीज की, तो वो चीजें फल में दिखेंगी ही उम्मीद क्या दिखेंगी। करेंगे? इसलिए और वो फल जब हमको भुगतना पड़ता है तब हमको लगता है कि ओ यार ये तो कड़वा लग गया। जब हम सींचते हैं उसको तब नहीं देख रहे हम किस चीज से सींच रहे हैं। तो ये चीजें जो हैं इनको कानून से ही नहीं कर सकता। कानून अपराधी को सजा दे सकता है, वो निश्चित तौर से देगा, और उसकी एज अगर है तो हम कुछ नहीं कर सकते। जो मांग भी हो रही है कि उसकी एज ज्यादा है, आजकल की डेट में वही था ना। देखिए, शारीरिक रूप से भी तो बच्चा अगर अगर मानसिक रूप से इतने बड़े हो गए, उग्र हो गए हैं, तो शारीरिक रूप से भी आजकल के माहौल इस तरह से है कि बच्चे जो है आम आयु से बड़े दिखते हैं। तो ये चीज हो सकती है, और अगर कहीं कमी होगी तो जांच में सामने आ जाएगी, लेकिन असली कमी हम लोगों के भीतर है। हम लोग अपने तक सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, और अपने में भी समस्या ये है कि हम लोगों से जब बच्चे हमारे समय मांगते हैं तो हम उनको पैसा देते हैं, हम उनको गैजेट्स देते हैं, उनको समय नहीं देते। ये असली वजह है। उनको समय नहीं दे रहे हैं, और उनके जो तूफान उनके मानस पटल पर चल रहा है उसको एड्रेस करने वाला कोई नहीं है, एक्चुअली उनके साथ डायलॉग करने वाला कोई नहीं है। और संजीव जी आपने बिल्कुल ठीक बोला। जब हम उसको सुनेंगे ही नहीं तो हाँ, किसको बताएगा? जब वो बताएगा नहीं तो जो डॉक्टर ने कहा कि उसके मन में अवसाद आएगा, अवसाद एक स्टेज पे जाके उन्माद में बदल जाएगा, और फिर इस तरह की हरकतें होंगी, इस तरह की अपराध होंगे। करेक्ट। तो आपने बिल्कुल ठीक कह रहे हैं संजीव जी। आपकी शुरुआती दौर पे तो छोटी मोटी हलचल मन में होती है, लेकिन बाद में बड़ा अवसाद और तूफान की स्थिति में चला जाता है, फिर इस तरह का एग्रेशन हमारे सामने देखने को मिलता है। और आपने ये भी इंडिकेट एकदम सही किया कि घरों का इंसिडेंट है या हमीरपुर का इंसिडेंट है या कोई और इंसिडेंट है, ये हमारे समाज के लिए, हम सब के लिए एक्चुअली ये खतरे की घंटी और सोचने का वक्त आ गया है। अब हम देर कर नहीं सकते हैं, और इस मुद्दे पर एक सही और लगातार चिंतन और मंथन करने की जरूरत है, रादर एक्शन लेने की जरूरत है। तो डॉक्टर साहब, जैसे संजीव जी कह रहे थे कि ये जो मामला है ये माता पिता, माहौल और मोबाइल का है एक्चुअली, और बात बिल्कुल ठीक है। ये तीनों ही चीजें हमारे बच्चों को जकड़ के रख रही हैं। अगर पेरेंटिंग रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी तब हमारा बच्चा इस तरह के डायरेक्शन में चला जाएगा। और मोबाइल फोन तो
वो एक तरह का संभावना भी लेके आता है लेकिन डिजास्टर भी लेके आता है। उसका राइट इस्तेमाल कैसे करना है, एक क्लिक करने का मामला नहीं है, क्लिक हमको कहाँ लेके जा रहा है उसको गाइड करने वाला कोई नहीं है। और माहौल, एनवायरमेंट, एक्चुअली एनवायरमेंट मतलब कि उसके आसपास का वातावरण, उसके दोस्त और बाकी सारे के सारे लोग, जब ये सारी चीजें इकट्ठी मिल जाएंगी तो ये जो मिक्सचर है, ये जो रायता है, एक्चुअली ये बहुत खराब स्थिति में जाने वाला है। डॉक्टर साहब, आपसे हम ये जानना चाहेंगे थोड़ा सा, हमारे एक्सपर्ट मेहमान भी हैं और बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में पेरेंट का रोल, हालांकि पेरेंट, मोबाइल और माहौल, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट संजीव जी ने इंडिकेट किए हैं। तो पहले हम पेरेंट्स की बात कर लेते हैं। पेरेंट्स का रोल ऐसी स्थिति में कितना क्रूशियल है, कितना क्रिटिकल है? आप म्यूट हैं डॉक्टर साहब, म्यूट हैं प्लीज। सॉरी, पेरेंट्स का रोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब किशोरावस्था, जैसे आप एडोलेसेंस स्टार्ट होता है 12-13 ईयर ओल्ड से, पेरेंट्स को, जैसे कि हमारे गेस्ट ने भी कहा है, संजीव शर्मा जी ने, कि हमें एक एक्स्ट्रा टाइम बच्चे को देना है। अक्सर दो पहलू आ जाते हैं। एक तो पेरेंट्स का खुद का व्यक्तित्व कैसा है ना। अगर पेरेंट एक अच्छा रोल मॉडल नहीं है, अगर पिता है वो आके घर में मारपीट कर रहा है, ड्रिंक कर रहा है, तो वो कैसा रोल मॉडल है ना। पेरेंट्स घर में हैं पर दोनों पेरेंट्स मोबाइल में लगे हैं, तो बच्चे के लिए क्या रोल मॉडल है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक तो उनके व्यवहार का, दूसरा उनके कम्युनिकेशन स्टाइल और डिसिप्लिनिंग स्टाइल का। बच्चे की डिसिप्लिनिंग अगर बहुत हार्श, मारपीट वाली होगी, तो बच्चा भी मारपीट ही सीखेगा या अग्रेशन ही सीखेगा। एक ये पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि इस एज में बच्चे के साथ कम्युनिकेट करना, खासकर आजकल के माहौल में, जब सोशल मीडिया पे इतना ओपन कम्युनिकेशन है, आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है, बच्चे को जज करना सिखाना कि क्या चीज सही है, क्या गलत है, कैसे दोस्त बनाने हैं, कैसे रिलेशन बनाने हैं, इस एज में बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस चीज पे वॉच रखना, सुपरविजन रखना। आपने फोन पढ़ाई के लिए दिया है, तो क्या पढ़ाई ही हो रही है, कितने समय के लिए फोन यूज हो रहा है, किस चीज के लिए यूज हो रहा है। तो वो मॉनिटरिंग, कम्युनिकेशन, रोल मॉडल, ये सब इस एज की पेरेंटिंग के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। और जो फाइनल पार्ट है वो रिकॉग्नाइजिंग डेंजर साइंस, कि कब हमें ध्यान रखना है कि हमारे बच्चे में, या जिसे हम जानते हैं, ये साइंस आ रहे हैं, तो इसको किसी स्पेशलिस्ट, काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट की हेल्प चाहिए। क्योंकि इस एज में कई मानसिक समस्याएं स्टार्ट भी होती है ना। बच्चे के सडन एकेडमिक डिक्लाइन हुआ है, बच्चा कटा कटा रहता है, यही आपसे जानना उसका, चाह रहे हैं, ये अर्ली वार्निंग साइंस के हैं जो पेरेंट्स को एकदम से रिकॉग्नाइज करने चाहिए और पेरेंट्स को इंटरवीन करना चाहिए? हाँ, क्योंकि कुछ पार्ट जो बायोलॉजिकल है और सोशल इफेक्ट्स भी वार्निंग साइंस के रूप में आएंगे। जैसे सडनली आपको लग रहा है कि कुछ महीनों से बच्चा कटा कटा है, आते ही कमरे में बैठ जाता है, सारा टाइम फोन पे रहता है, पहले वो आपसे बातचीत करता था, अब उसने वो बात करनी कम कर दी है, चिड़चिड़ा रहता है, उदास रहता है, बात बात पे रो पड़ता है, उसकी बातों से ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा चिंतित या सडनली नेगेटिव ही बोल रहा है या अग्रेसिव ही बोल रहा है। ठीक है, शक वहम या इस तरीके की बातें करता है, सेल्फ हार्म, दूसरे को हार्म, इस तरीके की बातें कर रहा है। उसकी नींद में, खाने पीने में, इस सब में चेंज आया है। उसके पीयर ग्रुप, फ्रेंड्स की सिलेक्शन, उसमें चेंज आया है। आपको कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जो आपको लगता है वो नशीली हो सकती हैं। ये सब इंडिकेटर्स हैं कि कुछ ना कुछ जहां पे चेंज है। और क्योंकि इस एज में एकेडमिक एक मापदंड है, तो वो भी एक, स्कूल से आपको कंप्लेन आएंगी। टीचर्स बहुत अच्छे से जज कर लेते हैं, चाहे उनकी क्लास में 50 बच्चे भी हों, दे आर एक्सीलेंट जजेस कि बच्चे के बिहेवियर में चेंज आ रहा है, क्योंकि वो बच्चे को रोज देखते हैं, 6-6 घंटे बच्चा उनके साथ होता है। तो टीचर्स के फीडबैक को भी पॉजिटिवली लें। जैसे कि कह रहे थे कि आप आजकल एकदम से पेरेंट्स लड़ने को तैयार हो जाते हैं, तो फिर टीचर्स भी बैकफुट पे खेलते हैं कि अब ज्यादा नहीं बोलना। बट उनके फीडबैक को, वो आपको ऐसा कुछ बताते हैं कि हमें अब क्लास में जैसे पहले बहुत खुल के बातचीत करता था, अब चुप रहता है, जल्दी से झगड़े करता है, झूठ बोलने लगा है, दूसरे बच्चों को तंग करता है, चोरी करता है, इस तरीके की चीजें अगर टीचर आपको फीडबैक दे रहे हैं जो कि पहले बच्चे में नहीं थी, उसके व्यक्तित्व में, तो फिर आपको ध्यान रखना है और आपको हेल्प लेनी। सही समय पे इस एज में अगर ये चीजें की जाएंगी, तो आगे
इस तरीके डिजास्टर्स जो न्यूज और फिर हम उसका वो करते हैं विश्लेषण, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा चीज है सोशल मीडिया और वीडियो गेमिंग। जैसे करेक्ट। कि राणा जी कह रहे थे, वीडियो गेम्स में खासकर जो ये मल्टीप्लेयर और वो रियलिटी वाली वीडियो गेम्स होती हैं, जो छोटे बच्चे हैं, यंगर जो एडोलेसेंट्स हैं, दे कैन नॉट डिफरेंशिएट, उनको कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि रियलिटी क्या है और गेम में। अगर आप 6-6 घंटे वही गेम खेलेंगे तो आपके ब्रेन पे उसका असर पड़ता है। इस पे बहुत रिसर्च भी हुई है। तो ये सब चीजें भी पेरेंट्स को देखनी है कि वो कर क्या रहे हैं फोन पे। डॉक्टर तो साहब, कई ये बार कुछ ऐसा होता है साइंस कि हैं। और हाँ जी, कई बार डॉक्टर साहब ऐसा भी होता बोलिए। है कि पेरेंट्स खुद अपने बच्चे को वर्चुअल लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए उसको प्रमोट करते हैं, रादर उसको मैं कहूँगा एनकरेज करते हैं एक्चुअली, कि हमारा बच्चा बड़ा अच्छा कर रहा है, वो तो वीडियो गेम मोबाइल बड़ा अच्छा चला लेता है। आप इन सारे पेरेंटल बिहेवियर को किस तरह से देखते हैं? और इवन इवन बिल्कुल, 4-5 इसमें साल में ही हमें बच्चे को खेलने खिलौने की जगह मोबाइल फोन दे देते हैं। बिल्कुल देते हैं। बच्चों को खाना खिलाने के लिए फ़ोन यूज़ किया जाता है, छोटे बच्चों को, कि हमारा बच्चा तो जी खाना कार्टून देखते-देखते खाना खाता है या वीडियो गेम खेलता है। इसमें पेरेंटल एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, हम जो थोड़े से जैसे रूरल सेटअप से आए हैं, वो भी स्मार्टफ़ोन देते हैं इन दिस इम्प्रेशन कि हमारा बच्चा आगे बढ़ेगा, उसको अवेयरनेस आएगी। पर शायद उनको इस चीज़ का ज्ञान नहीं है कि वो उनको कैसे नुकसान कर सकता है। तो अगर उनको पता नहीं है, ये चीज़ें स्कूल के द्वारा, टीचर्स के द्वारा या इवन मीडिया के द्वारा भी उनको अवेयरनेस दी जा सकती है कि इस एज में स्मार्टफ़ोन अवॉइड करें। उसका कोई फ़ायदा नहीं है। कई पेरेंट्स अपनी मानसिक समस्याओं की वजह से भी बच्चों को स्मार्टफ़ोन देते हैं बिकॉज़ दे कैन नॉट हैंडल द इमोशंस ऑफ द चाइल्ड। तो उनको लगता है चलो फ़ोन पे बिज़ी रहेगा। ना घर में जो साइकोपैथोलॉजी है पेरेंट्स में, कई बारी उनमें मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं, तो बच्चा क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है अपने इमोशंस को हैंडल करने के लिए, तो वो स्मार्टफोन या इन चीजों का यूज करता है। ये भी एक कुछ परसेंट में ये भी देखा गया है। तो पेरेंट्स का इसलिए बहुत बड़ा रोल है। कई बार पेरेंट्स जैसे बच्चों के वीडियोस और ये इंस्टाग्राम पे लगाएंगे, फिर हमारे जी इतने लाइक हुए, उन्होंने ऐसा किया। तो ठीक है, कुछ हद तक हर चीज़ को हम क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, बट ये फिर पाथवेज़ बन जाते हैं जिससे बच्चे इन्हीं चीज़ों में अपनी सेल्फ एस्टीम ढूँढते हैं। फिर स्कूलों में ये खबर आती है कि उसने इतने उस कमेंट कर दिया, इसने ये कमेंट कर दिया, उस कमेंट पे ही फिर झगड़े हो जाते हैं। तो कुछ हद तक मुझे लगता है कुछ पेरेंट्स को भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि स्मार्टफ़ोन आपके बच्चे को आगे नहीं ले जाएगा। खासकर कुछ वर्ग में ये है, आप वो सही कह रहे हैं कि वो देंगे, उससे वो उनको लगता है कि वो और अवेयर होगा, वो इंग्लिश यूज़ करेगा और फिर उसमें वो स्मार्ट बनेगा, बट ऐसा नहीं है। वो कहने के लिए स्मार्टफ़ोन है, पर वो किसी को स्मार्ट नहीं बनाता है। तो विशाल राणा जी, स्मार्टफोन हमें स्मार्ट बनाता नहीं है, और डॉक्टर दीप्ति ने बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है हम सबको गाइडेंस दी है, हमारे दर्शकों के साथ भी अपने विचार साझा किए हैं। तो हम बात कर रहे थे कि हमीरपुर इंसिडेंट के लिए और इस तरह के इंसिडेंट दोबारा ना हो, तो उसके लिए किसको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी? तो एक पहला स्टेक होल्डर जो निकल के आते हैं वो तो पेरेंट्स निकल के आते हैं, और कहीं ना कहीं पुअर पेरेंटिंग होगी या पुअर पेरेंट्स की पुअर मॉडलिंग होगी, तो हमारा बच्चा उसी डायरेक्शन में उसी का अनुसरण करेगा। ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है, क्योंकि आप तो जनता की और जनमानस की नब्ज को बड़ी अच्छी तरह से पहचानते हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं वो खुद डिजिटल एडिक्शन में घुस गए हैं, और ऐसी स्थिति में उनको खुद अपना ख्याल नहीं होता है कि वो बच्चों के साथ डायलॉग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उनके कंसर्न्स को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसी स्थिति में पेरेंटिंग रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? सर देखिए, पेरेंट्स को क्या है सर कि देखिए, पहली बात है कि एक तो बात है कि ये तो नहीं है कि एक दिन में ही मोबाइल सारे चेंज हो जाएगा या टेक्नोलॉजी एकदम बंद हो जाएगी सर। सबसे बड़ी बात है सर कि बच्चों को पहले ये बताना है कि क्या सही है क्या गलत है सर। ठीक है जी, हम ये नहीं कर सकते हैं कि हम बिल्कुल ही फोन भी बंद कर दें, क्योंकि आज की डेट में कंपटीशन का जमाना, हमें साथ में चलना है, बच्चों को आगे लेके जाना है। तो इस स्थिति में सर आपको क्या है कि आपको पहले बच्चों को, सबसे बड़ी बात है बच्चों के साथ संवाद स्थापित करें, खुल के बात करें। यानी हम कई केसेस में ऐसे जुवेनाइल केसेस में हम कई बार देखते हैं, वही बच्चे ऐसी बातें करते हैं जो बच्चे इमोशनली वीक होते हैं, जो पेरेंट्स के साथ घुल मिल के बात नहीं करते हैं। यानी लोग जो गलत सोहबत में जाते हैं, उनका आप उनकी अगर आप उनकी मानसिकता समझे सर बच्चों की, उनको लगता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे समझते ही नहीं है,
तो वो क्या करते हैं कि अपने इमोशंस को किसी के साथ शेयर करने के लिए कोई अपना दोस्त बना लेते हैं, कोई और बना लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही बात बोली कि हमें बच्चों के अर्ली साइंस को पहले देखना है, बीइंग ए पेरेंट, कि आपके अर्ली साइंस क्या है, बच्चों को उखड़ा फड़ा रह रहा है, अलग से रह रहा है, या उसमें कोई उसके एकेडमिक्स में थोड़ी एकदम गिरावट आई है। तो सर पर राणा जी एक फैक्टर और है कि अगर मम्मी पापा दोनों सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं, लगातार लगे हुए हैं, फेसबुक पे वो अपनी रील्स बना रहे हैं और वो लगातार अपने कॉन्टिन्यूसली पोस्ट कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, फिर अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल कैसे हो पाएंगे? ये अपने अपने चिंता का विषय है। नहीं सर, ये बिल्कुल बात सही बोली सर। क्या होता क्या सर, हम अपने अब हमारे सबसे बड़ी बात है सर कि मतलब मैं से हम और हमसे समाज बनता है सर। सबसे पहले सर हम अपना घर ठीक करना है सर। तो उसमें सर क्या है कि बच्चों को खेलने लेके जाएं, उनको घुमाएं, अपने दादा दादी के पास। अब हो क्या रहा है सर कि अब एकल फैमिलीज हो गई हैं सर, कि हम दो हमारे दो चल पड़ा। उसके बाद कहते हैं ना हम अपने रिश्तेदारों में घुल मिल पाते हैं। जब भी आप देखें शादियों में आप जाते हैं तो आप क्या कर रहे हैं कि लोग डांस कर रहे हैं, बच्चे गेम में लगे हुए हैं। तो सर मेरा यह है कि हम इस पूरे परिपेक्ष को सर हम सिर्फ मोबाइल तक ही सीमित ना रखें। हम बच्चों की अच्छी गाइडेंस, अच्छे संस्कार, जो संजीव जी ने बोला कि अच्छे संस्कार हम बच्चों को दें, दादा दादी मासी, उनको एक बच्चों को पूरा बच्चा बनाए सर। यानी हम बच्चों को इतना कर देते हैं कि जैसे हम खेलने नहीं देते हैं बच्चों की, बच्चे हाइजीन ये नहीं है, ये खराब है, ये ऐसे मत करो, मिट्टी में मत खेलो। हम बड़े बच्चों को बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पैम्पर ना करें सर। बच्चों को बच्चा रहने दें, उनकी बचपन को खुल के जिए। जब उनकी जवान नहीं आए तो उनको प्रॉपर गाइड करें कि उनको कैसे जीना है सर। तो अगर बचपना तरीके से जिया होगा तो डेफिनेटली उसकी जो किशोरावस्था होगी, जवानी होगी, वही उसी तरह से सुसज्जित होगी, स्ट्रक्चर्ड होगी और अच्छी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी। संजीव सर, ये अपना विशाल राणा जी ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात इंडिकेट की है। इन्होंने कहा कि अब हमारी दुनिया जो है वो हम दो और हमारे दो के साथ रह गई है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है वो भी हम दो हमारे दो जो है उनका आपस में कोई तारतम्य और इंक्लूजन नहीं है। दोनों के दोनों अपनी दुनिया में है। मम्मी की अपनी दुनिया है, पापा की अपनी दुनिया है। वो हम दो हमारे दो नहीं है, वो हम चार हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा, एक इधर बैठा है मोबाइल पे, एक उधर बैठा है, एक उधर बैठा है, एक उधर बैठा है। वो जमाना होता था मेरे घर में, हालांकि मुझे ये एक्सेप्ट करने में कोई परेशानी नहीं है कि मेरे घर में टीवी पता नहीं कितने दिन से नहीं चला, लेकिन सब जगह ये स्थिति है। टीवी बैठते थे, सारे बैठ के देखते थे, उसमें अच्छा बुरा तय हो जाता था कि अगर ऐसा जैसा लग रहा है कुछ तो स्विच कर देता था कोई उसको चैनल को। अभी आपका बच्चा दूसरे कमरे में बैठा है, आप तीसरे कमरे में बैठे हो, माँ कहीं है, बाप कहीं है, अगर दादा दादी भी हैं तो उनकी अपनी स्थिति है। तो ये इन चीजों से हमको जो है, भले ही हम दो हमारे दो रहे, वो भी जरूरी है। अब तो एक, अब हम दो हमारा एक वाला मसला हो गया, लेकिन तीनों एक तो रहो, वो तीन ना रहो। जब वो तीन रहेंगे तो तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा हो जाएगा, और वही हो रहा है। जैसे मैम ने भी कहा, डॉक्टर साहब ने भी कहा कि माओ को आदत पड़ गई कि बच्चे को खाना खिलाना है तो चल मैं तेरे को कार्टून लगा देती हूँ। अब वो कार्टून देख रहा है, उसको पता ही नहीं है क्या खा रहा है। आज 5 मिनट बाद उसको पूछो क्या बनाया तो उसको पता ही नहीं होगा, उसको पता ही नहीं माँ ने क्या बनाया है। माँ इसलिए कि चल आराम से खा लेगा, क्योंकि उसको लत लगा दी आपने कार्टून देखने की। जब उसको कार्टून देखने की लत लगेगी तो बीच में कुछ और भी आएगा, धीरे धीरे बड़ा होगा तो उस तरह के कार्टून देखेगा, और धीरे धीरे वो ऐसी स्ट्रीम में चला जाएगा। फिर जब कोई इस तरह की चीज होगी तब फिर हम लोग बैठ के चिंता करेंगे, और तब तक कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि तब सारी चीजें बिगड़ चुकी होती हैं। एक अलग ट्रैक पे बच्चा चला गया, उसको वहां से वापस लाने में बड़ी समस्या है। यहाँ तो एक जेब से दूसरे जेब में अगर आप नोट निकालते हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ जो है क्षरण हो जाता है, उसमें भी कुछ ना कुछ डिवैल्यूएशन हो जाती है। तो ये तो ह्यूमन डिवैल्यूएशन है, ये बहुत बड़ी चीज है। तो ये यहीं से सोचना होगा। मतलब मैं घर से निकल रहा हूँ, मेरी बीवी मुझे कह रही है ये ले आना, लेकिन मैं मोबाइल पे बिजी हूँ, मेरे ध्यान में नहीं है कि क्या बुलाया, शाम को फिर लड़ाई होगी। ये चीजें हमको देखनी होगी कि वर्चुअल लाइफ और एक्चुअल लाइफ। मैं यूरोप के कई देशों को जानता हूं इस तरह से, जहां पे आप अपने मोबाइल का प्रयोग तभी कर सकते हैं जब आप कहीं ट्रैवलिंग में हैं, आप अपने घर से दफ्तर के बीच में हैं। घर में आपके लैंडलाइन है, दफ्तर में लैंडलाइन है, दफ्तर में पहुंचते ही आपको मोबाइल स्विच ऑफ करना पड़ता है। क्यों? ताकि एक माहौल बना रहे। जाहिर है मेरे दफ्तर में अगर मेरा मोबाइल चला हुआ है तो मैं तो कुछ और ही देखूंगा, काम नहीं करूंगा। क्योंकि ये जो जितनी भी साइट्स हैं मोबाइल की, चाहे फेसबुक की बात कर लें, चाहे इंस्टा की बात कर लें, चाहे दूसरे की कर लें, ये अब मोबाइल जो है ना हमारा जासूस हो गया है। ये हमारे बिहेवियर को देखता है, ये हमारी आईलिड्स को भी देखता है, उनका इंप्रेशन भी देखता है, किस चीज पे हमारी नजरें ठहरी। अगली बार या अब हम बात करेंगे किसी चीज की, मान लीजिए आपने इसको नोटिस करना बहुत, अब तो ये आम चर्चा है, हम किसी विषय की बात कर रहे हैं, थोड़ी देर में हम अपना फेसबुक खोलेंगे, उसी की ऐड आनी शुरू हो जाएगी। ये इसके भीतर के जो गैजेट के भीतर के जो जासूस हैं वो हमको सुन रहे हैं, इसका जो सिस्टम है हमको सुन रहा है।
उसको समझ में आ रहा है कि यार ये लोग जो है प्रेशर कुकर की बात कर रहे हैं, जो है एयर फ्रायर की बात कर रहे हैं तो उसी की ऐड दिखाएगा, ये लोग गाड़ी की बात कर रहे हैं तो गाड़ियों की ऐड आ जाएगी। वो हम लोगों को उन्होंने पकड़ लिया है। अब हमको इस चक्कर से बाहर निकलना है। अब बच्चे ने एक बार अगर कोई गर्ल साइट या पॉर्न साइट पे क्लिक कर दिया, उसको फटाफट वो आनी शुरू हो जाएगी। जैसे उसने 2-3 बार किया, उसके मोबाइल का जो एल्गोरिदम है वो यही सेट हो जाएगा, सोशल मीडिया का एल्गोरिदम वही सेट हो जाएगा, वही देखेगा। तो ये चीजें देखनी होगी। जैसे मैम ने कहा कि मोबाइल फोन देते हैं तो नॉर्मल हो गया घरों में आज की डेट में। लेकिन जो दूसरा विशाल जी ने भी कहा, ये इसको इंडिकेट किया कि मेरा बच्चा सोशल मीडिया पे मैं रील डाल रहा हूँ, बहुत अच्छी रील डाली, लेकिन मुझे ये नहीं पता किस गाने पे बता रहा है, ये मैं ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ। अश्लील गानों पे 5-5, 6-6 साल के बच्चे बच्चियां कंटेंट बना रहे हैं आप, और माँ शूट कर रही है, बाप शूट कर रहा है, भाई शूट कर रहा है बड़ा, और उसको डाल रहे हैं। दैट मीन्स कि पूरे के पूरे ही जो सरोवर है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। एक कहावत भी है कि कुएं में ही भांग है, तो ये प्रॉब्लम वो है, कोई एक गलत नहीं है। हम लोग सारे मिलके जो है पूरे समाज को एक ऐसी दिशा में ले जा रहे हैं जो बाद में हमारे लिए नासूर बन गया है और बनना शुरू हो गया है, और फिर हम चिंताएं करते हैं। तो मैंने वही कहा कि ये चिंता अगर करनी होगी तो 4 दिन की चिंता से काम नहीं चलेगा, ये हफ्ते के 7 दिन करनी पड़ेगी, महीने के 30 दिन करनी पड़ेगी, और साल के 365 दिन करनी पड़ेगी। रही बात मोबाइल के यूज की, जिसको डॉक्टर साहब ने भी किया, मैं थोड़ा सा इसमें डिफर करता हूँ। मैं अभी जिस कमरे में बैठा हूँ उस कमरे में एक खिड़की है, एक दरवाजा है। अगर मैं दोनों को बंद कर दूंगा तो मेरे लिए अच्छी हवा आनी भी बंद हो जाएगी। मुझे ही तय करना है कि जब गंदी हवा आ रही है तो मुझे ये खिड़की बंद करनी है, और जब अच्छी हवा मुझे चाहिए और बाहर मुझे पता है कि अच्छी हवा चल रही है तो ये खिड़की मुझे खोलनी है। तो ये सिलेक्शन हमने करनी है। बच्चे के मामले में ये सिलेक्शन पेरेंट्स करेंगे, और निश्चित तौर से अगर पेरेंट्स नहीं करेंगे तो आप जो मर्जी कर लो। जो आज बोल रहे, मैंने उदाहरण दिया आपको कि जी ये तो चिट्टा लेता था, भैया तेरे को पता, तूने बताया क्यों नहीं? तू पुलिस को इन्फॉर्म करता अगर उसके पेरेंट्स से डरता था तो। बात यही है, बात यही है कि पेरेंट्स से ही शुरू होगा सबसे पहले। और जब एक के पेरेंट्स सुधरेंगे, अपने बच्चे का, एक का बच्चा सुधरेगा तो दूसरे का भी सुधरेगा, तीसरे का भी सुधरेगा। अल्टीमेटली हम जलते तो इसी बात से ना कि दूसरे का बच्चा बहुत अच्छा है, इस बात से नहीं जलते हम लोग जेलस इस बात से फील नहीं करते कि दूसरे का बच्चा बिगड़ रहा है, हम बड़े खुश होते हैं उससे। ये हमारी मानसिकता हो गई है। लेकिन अगर दूसरे का बच्चा अच्छा होगा तो हम लोग कहते हैं कि देख उसके 90% आए, तेरे 80 क्यों आए, 85 क्यों आए? तो जब सारे अच्छे होंगे तो देखा देख सारे सुधर जाएंगे, जो मुझे लग रहा है। लेकिन बिल्कुल। हो पाएगा नहीं हो पाएगा। नहीं, आपने ठीक बोला संजीव जी, कि अगर हम ऐसा नहीं कि अगर पड़ोसी का बच्चा आज परेशान है तो ये जरूरी नहीं कि वो जो आग है वो लपटे मेरे घर तक नहीं आएंगी एक्चुअली, और हम ये मान के चलते हैं कि वो लपटे उन्हीं के घर में रहेंगी, मेरा घर उसमें सुलगने वाला नहीं है, और इसी में हम लोग जीते रहते हैं, और हाँ हम खामोश रहते हैं एक्चुअली। पर एक बात संजीव जी आपसे और जानना चाह रहे थे कि हम पेरेंटिंग की तो बात कर रहे हैं, मोबाइल की बात भी कर रहे हैं, मोबाइल एडिक्शन की बात भी कर रहे हैं, लेकिन एक और जो आपने माहौल की बात की थी, माहौल में हमारा जो इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है। आप उनके रोल को कैसे विजुलाइज करते हैं? मुझे लग रहा है कि वो टाइम आ गया है कि हमारे जमाने में होम साइंस पढ़ाई जाती थी और हम बोलते थे कि इसको लड़की पढ़ती है क्योंकि वहां सिलाई, कुकिंग ये सिखाया जाता है। उसके बाद सोशल साइंस की बात आई। अब जो है हम लोगों को मोबाइल साइंस पढ़ानी पड़ेगी और बच्चों को ये बताना पड़ेगा कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरह से आपने जो है अपनी पढ़ाई से संबंधित साइट्स को जो है स्ट्रीमिंग करनी है उनकी, किस तरह से आपने उनको रीच आउट करना। और दूसरा ओवरऑल एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, उनको भी वो करती है समय समय पर, ऐसा नहीं है। लेकिन ये चीजें देखनी होगी कि मैक्सिमम पॉर्न साइट्स को, मैक्सिमम ऐसी इस तरह की एग्रेशन वाली साइट्स को बंद करना होगा। जहां से ये चीजें चली, मोबाइल क्रांति के मामले में जापान की बात करते हैं, हम चीन की बात करते हैं, वहां ये बहुत चीजें स्ट्रिक्ट हैं। इवन ऑस्ट्रेलिया में भी 16 इयर्स के बाद ही ये चीजें जो हैं, आप सोशल मीडिया पे अपना अकाउंट्स बना सकते हैं। लेकिन यहाँ तो बाप ने ही बेटी के नाम से बनाया, बाप ने ही बेटे के नाम से बनाया हुआ है, उसी पे लोड कर रहे हैं। ये चीजें हमको सीखनी होगी, क्योंकि वही बात आ गई जो मैंने शुरू में कही थी कि हमारे देश की विडंबना ये है कि हम लोग पहले टेक्नोलॉजी का मिसयूज करते हैं और फिर जाके हमको एंड में समझ आता है कि भैया ये इसलिए नहीं है, ये इसलिए है क्योंकि जब हमको प्रॉब्लम्स आती है तब हम उनको करते हैं। पहले प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं हम लोग। सही परिप्रेक्ष्य में कोई चीज जो है हम लोग यूज नहीं करते। अगर सही परिप्रेक्ष्य में करेंगे तो निश्चित तौर से चीजें सही रहेंगी। बस एक कंसर्न और है जो आपने भी बात की है कि जो पॉर्न साइट्स हैं उसको लेकर सरकार को और जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं उनको स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने चाहिए। पर संजीव जी, एक कंसर्न और है कि जो हमारे सोशल मीडिया में जिस तरह की न्यूडिटी हम लोग दिखा रहे हैं वो पॉर्न में नहीं आती है, लेकिन उससे कम नहीं है। नहीं, हम देख रहे हैं ना, हम देख रहे हैं इसलिए दिखा रहे हैं लोग। मुझे पता है कि मेरे को इस डिस्कशन पे व्यू नहीं आएंगे,
और मैं तो वर्चुअल जिंदगी में जी रहा हूं, मुझे तो व्यूज चाहिए, मुझे तो फॉलोअर चाहिए। वही मैंने कहा कि हमको वर्चुअल जिंदगी क्या है ये समझना होगा, पेरेंट्स को भी समझाना होगा, टीचर्स को भी समझाना होगा, ये अपने स्टूडेंट्स को और बच्चों को सबको। और एक्चुअल जिंदगी क्या है, इसमें डिफरेंस जब तक हम नहीं करेंगे तब तक ये हमारे लिए प्रॉब्लम है। अदरवाइज हमें पता है कि मोबाइल जो है, अगर मैंने इसमें पॉर्न साइट्स देखनी है तो मेरे लिए फिर उसी तरह के, लेकिन अगर मुझे ये पता होगा कि नहीं, मुझे इसमें ये देखना है कि आज आपने एक डिस्कशन रखी है तो उस डिस्कशन के पॉइंट्स में कैसे ढूंढूं, उसके बारे में जानकारी कैसे दूं, अगर मुझे ये चीजें पता होंगी तो मैं डिस्कशन अच्छी करूंगा, नहीं होगी तो फिर बात वहीं रहेगी। तो ये हमको ही तय करना है कि अच्छी हवा चाहिए कि गलत चाहिए, बताना पेरेंट्स ने है, टीचर ने है। इन दो इंस्टीट्यूशन को अगर हम स्ट्रॉन्ग कर देंगे तो अपने आप में चीजें अपने आप बेहतर हो जाएंगी। तो हमें तय करना है, अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, पेरेंट्स की है, समाज की है, मिलके टीचर्स की है, हम उनको नकार नहीं सकते हैं। और कुल मिला के हमको डिसाइड करना है कि हमारी बाउंड्रीज क्या होंगी, हमारी हदें क्या होंगी, और कब हमको अपनी खिड़कियां खोलनी, और ताजी हवा के झोंके कौन सी खिड़की से आ रहे हैं हमको डिसाइड करना पड़ेगा। आज की जो हमारी चर्चा है, इस चर्चा में हमारा कंसर्न यही कि इस तरह के सामाजिक सरोकार में जो डिफरेंट पढ़ते हैं उनको समाज के सामने लाना बहुत जरूरी है, ताकि हम अपना अपना रोल ढूंढ सकें एज ए पेरेंट, एज ए सोसाइटी, एज एन इंडिविजुअल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जाते जाते डॉक्टर दीप्ति, आपकी तरफ से हमारे दर्शकों को क्या मैसेज रहेगा? बच्चों में या एडोलेसेंस में अग्रेशन के लिए हमें सबसे पहले ये समझना है कि कई जगह पे बच्चों का दिमाग उतना विकसित नहीं है कि वो जज कर पाए। इसलिए जैसे कि शर्मा जी ने भी बोला, पेरेंट्स का रोल इम्पोर्टेंट है, टीचर्स का रोल इम्पोर्टेंट है। और एक बात कह रहे थे कि हमें जैसे वो प्रोग्राम स्टार्ट करने हैं, कई स्कूल्स में लाइफ स्किल्स प्रोग्राम करके इस तरीके के स्कूल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम स्टार्ट किए गए हैं, जहाँ पे इन विषयों पे बात की जाती है ना। पर हमें सबसे पहले किसी बच्चे को स्मार्टफोन हाथ में देने से पहले ये सोचना है, अभिभावकों को, कि क्या उसमें मैच्योरिटी है to identify what is right and what is not। तो अगर आपको लगता है कि वो मैच्योरिटी है तो ही आप लें, अदरवाइज इट शुड बी सुपरवाइज्ड। आप वहां आसपास होने चाहिए, क्योंकि हम उन एक 14 साल के बच्चे को एक ऐसी चीज दे रहे हैं जिसकी यूज को वो कंट्रोल और उसके कंटेंट को वो जज करने के लिए सक्षम नहीं है। ये हमें समझना है। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट अ 14-year-old टू जज। सो या तो आप वो जजमेंट अपने हाथ में रखें, वो सुपरविजन स्ट्रांग रखें, एंड सेकंड डेफिनेटली आप करेक्ट रोल मॉडल बने। ये तो बहुत पुराने बुजुर्गों की बात है कि जब तक जो वो देखेगा वो वही चीज करेगा, वही करेगा। तो एकदम मेरा यही मैसेज है। और एक ग्रेट। पक्ष जो मुझे लगता है जो हमें आगे आने वाले टाइम में ध्यान रखना है, वो है एआई। आजकल बहुत न्यूज आ रही है कि टीनेजर्स एआई पे काफी इस तरीके का कंटेंट डिटेल में देख लेते हैं, और उसकी वजह से भी कई ऐसे अग्रेसिव एपिसोड्स हुए हैं। इंडिया में शायद अभी डायरेक्टली इतनी न्यूज नहीं है, बट इंटरनेशनली, और वो इंडिया में भी एआई उतना ही फ्रीली अवेलेबल और एक्सेसिबल है। क्योंकि मैंने पर्सनली भी कुछ बच्चों में ऐसी इंफॉर्मेशन देखी है कि वो हर कुछ एआई पे पूछते हैं, और वो उस चीज को कैसे समझते हैं, कैसे वो मॉडिफाई करता है। खासकर जो एआई चैटबॉट से इंफॉर्मेशन आती है, ये एक और चीज है। एटलीस्ट हर एरिया में, बहुत मैं अब बहुत अर्बन एरिया भी नहीं कहूंगी क्योंकि एक्सेस रूरल में भी उतना ही है। बहुत पते की बात डॉक्टर साहब आपने तो बताई है हमारे दर्शकों के लिए और पेरेंट्स के लिए। इनफैक्ट कि जो स्मार्टफोन है वो इतना ज्यादा स्मार्ट है कि हमको डिसाइड करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि हमारा बच्चा उतना स्मार्ट हो चुका है कि इसकी स्मार्टनेस को हैंडल कर पाए, उसको राइट शेप में उसका इस्तेमाल कर पाए। और ये पेरेंट्स को डिसाइड करना है, और कौन सी उम्र में मोबाइल फोन देना है, क्या वाकई 12 साल में देना है, 14 में देना है, 15 में देना है, ये पेरेंट्स को डिसाइड करना है अपने बच्चे के बिहेवियर को देख के, उसकी समझ को देख के, उसके रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर को देख के। तो अल्टीमेटली जिम्मेदारी है पेरेंट्स की, और उसके बाद किस तरह से पेरेंट्स स्मार्टली उसको मॉनिटर करते हैं, ये भी पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। बहुत बढ़िया बात की। विशाल जी, आपकी तरफ से क्या फाइनल मैसेज रहेगा दर्शकों के लिए? सर देखिए, बात यही है सर कि जो भी है टेक्नोलॉजी का प्रयोग अच्छे से करें लोग सर, और अपने बच्चों के ऊपर नजर रखें, बच्चों को अच्छी संस्कार दें, बच्चों के साथ अच्छे घुले मिले। और सबसे बड़ी बात जो डॉक्टर साहब ने बोली कि अपने बच्चों के बिहेवियर पर नजर रखें कि उनमें कुछ सर्टन चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं। अगर हम अपने घर को ठीक करते हैं तो हमारा समाज ठीक होगा, समाज ठीक होगा तो हमारा देश ठीक होगा। बिल्कुल सही बोला आपने कि बच्चे को मोबाइल फोन दे दिया, बच्चे को स्कूल दाखिल कर दिया, उसको कपड़े ले दिए, जूते ले दिए, और हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। तो इससे जिम्मेदारी खत्म होने वाली नहीं है। हमको लगातार डायलॉग करना है, चर्चा करनी, उनके साथ टाइम स्पेंड करना है, जिम्मेदार पेरेंट बनना है। वेरी ट्रू। संजीव सर, आपकी तरफ से क्या फाइनल संदेश है?
संदेश यही है कि हम लोग जो है इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे अकेले नहीं निपट सकते। ये समाज की प्रॉब्लम है। जो समाज की प्रॉब्लम होती है वो सामूहिक होती है। तो नेकी घर से शुरू होती है। चैरिटी बिगिंस एट होम। जो सब लोगों का मत है कि बच्चों के ऊपर नजर रखें, निश्चित तौर से ये करना होगा। बीच बीच में उनके जो है मोबाइल भी चेक करें, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। और कम से कम आज की डेट में सबके, क्योंकि सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, तो पेरेंट्स को जब तक बच्चा एक सर्टेन एज तक नहीं पहुंच जाता, उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे नजर रखनी बहुत जरूरी है। तो सरकारों के पक्ष की अगर बात करें तो मैंने कह दिया कि टीचिंग जो है वो इस तरह की होनी चाहिए कि टीचर नजर रखे। लेकिन अब वही बात है कि टीचर इसलिए नजर नहीं रखते कि लड़ने पड़ जाते हैं। तो हमारे जमाने में तो अगर मार पड़ती थी टीचर से तो हम लोग पास के बच्चों को लड़काते थे, आसपास के, कि खबरदार तूने घर पे जाके बताया तो, क्योंकि घर पे और पड़ती थी। हमारा माहौल तो ये था। लेकिन अब माहौल उल्टा हो गया कि हल्का सा कान खींच दिया टीचर ने तो टीचर के जो है टांग काटने, टांग हाथ पैर तोड़ने चल जाते हैं। तो पेरेंट्स को ये चीजें समझनी होगी। असली मूल वही है। असली मूल वही है। अगर पेरेंट्स समझदार होंगे तो टीचर अपने आप समझदार हो जाएगा, क्योंकि उससे सवाल करेंगे तो टीचर को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता चलेगा। तो मेन वही है जिसमें मैंने आपको कहा कि माँ बाप सुधर जाएंगे तो माहौल सुधर जाएगा, माहौल सुधर जाएंगे तो मोबाइल का प्रयोग भी जो सुधार के लिए होगा, इस तरह की चीजों के लिए नहीं होगा। तो शुरुआत हमको अपने आप से करनी पड़ेगी और किसी व्यक्ति विशेष का या एक व्यक्ति का मामला नहीं है, हम सबका मामला है। और शुरुआत हमको एज एन इंडिविजुअल, एज ए पेरेंट, एज ए ग्रांड पेरेंट, एज ए सोसाइटी हम सबको करनी है। एज ए टीचर, एज ए सरकारी पर्सन, या जो भी हम एज ए सोसाइटी पर्सन, सबकी जिम्मेदारी है ये, किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है। और आज अगर हम खामोश रहते तो आने वाला कल बहुत खौफनाक होगा, चिंताजनक होगा, और ऐसे इंसिडेंट रिपीट ना हो, इसलिए हम सबका जागना बहुत जरूरी है। आप सबको ये हमारी चर्चा कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिएगा। संजीव सर, आपने वक्त निकाला, बड़े बिजी रहते हैं उसके बावजूद भी आप वक्त निकालते हैं, लेकिन बहुत ही क्वालिटी इनपुट्स आपकी रहती हैं और बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मजा आया। थैंक यू सो मच। विशाल जी, आप भी बहुत बिजी थे, आपके पी कार्ड्स होते हैं, उसके बावजूद आपने वक्त निकाला और बहुत अच्छी क्वालिटी इनपुट्स आपने दी हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर दीप्ति, आपको यहाँ लिंक करने में इतनी परेशानी हुई और आप इतनी मैं कहूंगा कि बड़ी प्रोफेशनल है। हाँ, आप बड़ी प्रोफेशनल है, बड़ा तजुर्बा आपका, उसके बावजूद आपने वक्त निकाला और आप हमसे जुड़े हैं और हम सबके साथ आपने बहुत ही स्पेशलाइज्ड, एक्सपीरियंस्ड विचार साझा किए। मुझे लगता है हमारे जो श्रोता इस शो को दर्शक हमारे जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनको भी इनसाइट्स मिली होंगी और गाइडेंस भी जरूर मिलेगी। आपने वक्त निकाला और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले वक्त में भी सारे मेहमानों से रिक्वेस्ट रहेगी कि जब हम इस तरह के मुद्दों पे चर्चा करें, जरूर अपना वक्त निकालें। डॉक्टर दीप्ति, आप भी वक्त निकालें, क्योंकि ऐसे मुद्दों पर चर्चा होनी बहुत जरूरी है। राजनीति भी बात हम अक्सर करते हैं, लेकिन बच्चों की, किशोरों की, युवाओं की बात करना मुझे लगता है नीड ऑफ द आवर्स है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच जी।